माँ जी, जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए। अब आप हमारे साथ चलकर रहेंगी और आपके लिए अच्छा भी होगा। इस टूटे फूटे घर से छुटकारा मिल जाएगा। देखो ना, आपका ये घर कितना टूट गया है। कल थोड़ी सी बारिश हुई तो कितना पानी आ रहा था। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप और पिताजी इस घर में रहते कैसे थे। मेरे तो इस घर में 2 दिन काटने भी मुश्किल हो रहे हैं। पूजा ने मुंह बनाते हुए अपनी सास शारदा जी से कहा। तभी पास में बैठा शारदा जी का बेटा अनिल बोला, हाँ माँ, पूजा सही कह रही है। तुम जल्दी से अपने कपड़े एक बैग में रख लो और हमारे साथ चलो। अब अकेले यहाँ पर क्या करोगे? बेटे बहू की बातें सुनकर आंगन में बैठी शारदा जी भावुक हो गई। उनका अपना घर छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन क्या करें, अब शायद नियति को यही मंजूर था। जब तक पति पत्नी का जोड़ा था तब तक तो वो गांव में अपने पति के साथ आराम से जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन 10 दिन पहले ही उनके पति उन्हें छोड़कर चल बसे, जिसकी वजह से उन्हें बेटे बहू के साथ शहर जाना पड़ रहा था। हालांकि उनका शहर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन क्या करें, बेटे के अलावा उनका कोई नहीं है जो उनके बुढ़ापे पर देख रेख कर सके। इसलिए बेटे ने कहा कि शहर से गांव इतनी दूर है कि बार बार तुम्हारी देखभाल के लिए नहीं आ पाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ ही चलो और इस टूटे फूटे घर से भी तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तभी शारदा जी कुछ सोचकर बेटे से बोली, बेटा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम हमारे इसी घर में थोड़े पैसे लगाकर इसे ही ठीक करा दो। वो क्या है ना, पता नहीं शहर में मेरा मन लगेगा या नहीं। पूरी ज़िंदगी इसी घर में रही हूँ ना, इसलिए इस घर को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। शारदा जी का इतना कहना हुआ कि बहू पूजा भड़कते हुए बोली, माँ जी, एक तो हम तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं, ऊपर से तुम हमें नखरे दिखा रही हो। ये तो शुक्र करो भगवान का कि तुम्हारे बेटे बहू इतने अच्छे हैं कि तुम्हें अपने साथ शहर ले जाने के लिए तैयार हैं, वरना आज के ज़माने में कौन ऐसा करता है। यह सुनकर शारदा जी उदास हो गई और बोली, बहू, मैं इसी घर में ब्याह कर आई थी ना, इस घर से मुझे बहुत लगाव है। भले ही ये घर कच्चा है, लेकिन मेरे सपनों का घर है। इस बात पर पूजा मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे माँ जी, यह टूटा फूटा घर तुम्हारा सपनों का घर है, फिर तो तुम मेरे शहर का घर देखकर तो पागल ही हो जाओगी। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि एक बार मेरे शहर का घर तो देख लो, फिर कभी गांव आने की बात ही नहीं कहोगी। तभी शारदा जी बेटे की ओर देखते हुए बोली, लेकिन बेटा, फिर गांव की जो ज़मीन है उसका क्या होगा? कौन खेती करेगा? अरे माँ, चिंता क्यों करती हो? जब तक पिताजी थे तब तक तुम खेती बाड़ी कर रही थी। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर गांव में खेती बाड़ी करने आऊँगा? साल 6 महीने में आकर खेती को बटाई पर दे जाऊँगा। मैं इधर खेती करने के लिए तो गांव आने वाला नहीं हूँ। तभी पड़ोस की ममता जी, जो कि आंगन में ही कुर्सी पर बैठी हुई थी, सब लोगों की बातें सुनकर शारदा जी से बोली, अरे शारदा, तू चिंता क्यों करती है? सच में तेरे बेटे बहू बहुत अच्छे हैं जो तुझे अपने साथ शहर ले जा रहे हैं। अब तू मुझे ही देख ले, तुमसे ज़्यादा उम्र की हूँ, 3 बेटे हैं, सभी शहर में रहते हैं और मैं इधर अकेली पड़ी रहती हूँ। कितनी बार बेटों से कहा है कि मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो, पर सब कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। तेरी किस्मत तो भगवान ने सोने की कलम से लिखी थी, जो तुझे इतने अच्छे बेटे बहू मिले जो खुद ही तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। तभी शारदा जी ने सोचा कि ममता बहन सही तो कह रही है। बीच में तो चलने फिरने में भी कितनी दिक्कत होने लगी थी कि वाकर से चलती थी मैं, लेकिन फिर भी बेटे बहू ने आकर देखा तक नहीं। पर उस वक्त तो पति का साथ था तो चल गया।
अब अकेले कैसे करूँगी, इसलिए अब मुझे बेटे बहू के पास जाने के लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह सोचकर शारदा जी की उदासी थोड़ी कम हो गई और वो खुशी खुशी बेटे बहू के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। दूसरे दिन सुबह की ट्रेन की टिकट थी। बड़े ही भारी मन से शारदा जी अपने गांव के घर को छोड़कर बेटे बहू के घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ गई। बेटे बहू का घर गांव से बहुत दूर था। 24 घंटे का सफ़र तय करके शारदा जी अपने बेटे बहू के साथ उनके घर पहुंची। वो पहली बार बेटे बहू के घर आई थी, इसलिए बाहर से ही घर को देखकर हैरान हो गई। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, सच में तूने शहर में बहुत अच्छा घर बना लिया है। मैं तो पहली बार आई हूँ। बाहर से देखने में इतना सुंदर लग रहा है, तो अंदर से कितना सुंदर होगा। हाँ माँ, बहुत मेहनत से मैंने अपना घर बनवाया है। आप घर के अंदर चलो। तो शारदा जी ने जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो बहू उन्हें टोकते हुए बोली, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अपनी चप्पल बाहर ही उतार दीजिए। देख नहीं रही चप्पलों में कितना कीचड़ लगा हुआ है। घर के अंदर का सारा फर्श गंदा हो जाएगा। हाँ हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। सच में मेरी चप्पल बहुत गंदी हैं। कहते हुए शारदा जी ने अपनी चप्पलों को उतार कर दरवाजे के बाहर ही रख दिया। लेकिन फिर घर के अंदर जाकर बैग सोफे पर रखा ही था कि ये देखकर पूजा झल्लाते हुए बोली, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? देख नहीं रही कितने महंगे सोफे हैं और आपने अपना मैला कुचेला बैग सोफे के ऊपर रख दिया, पूरा सोफा गंदा कर दिया। ये सुनकर शारदा जी झट से बैग को सोफे से उठा लिया और बोली, बहू, फिर मुझे अपना बैग कहाँ रखना है? और घर तो सच में बहुत सुंदर है, इतने सारे कमरे हैं। काश मैं तुम्हारे पिताजी के साथ भी इस घर में आई होती तो वो भी तुम्हारे घर को देखकर बहुत ही खुश होते कि बेटे ने कितनी तरक्की कर ली है। इतना बड़ा घर देखकर तो वो खुशी से फूली नहीं समाते। यह सुनकर पूजा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं माँ जी, और इस घर में हम दोनों के पैसे लगे हुए हैं, तब जाकर इतने अच्छे घर को बनवा पाए हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि पूरी ज़िंदगी टूटे फूटे घर में ही गुजार देते हैं। हमसे तो नहीं होता ऐसे टूटे फूटे घर में रहना। देखो, हमने घर नहीं महल बनवाया है। शारदा जी को साफ साफ समझ में आ रहा था कि बहू ये बात उन्हीं के ऊपर कह रही है, लेकिन अभी अभी वो बहू के घर आई थी, इसलिए बहू से कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। फिर बैग की तरफ देखते हुए बोली, बहू, मुझे अपना सामान कौन से कमरे में रखना है ये बता दो। देखो माँ जी, सारे कमरे तो भरे हुए हैं। एक मेरा कमरा है, एक गेस्ट रूम है, एक में मैंने भगवान जी का मंदिर रखा हुआ है, और छोटे वाले कमरे में घर का एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। अब ले देकर पीछे वाला एक कमरा बचा है, तो आप उसी में चलो, आपका सामान वही रहेगा। कहते हुए पूजा शारदा जी को घर के सबसे पीछे ले गई और एक छोटे से कमरे में उनका सामान रख दिया। उस कमरे में बहुत सारे सामान पड़े हुए थे। दरअसल अभी बेटे बहू का घर नया बना था, तो घर बनाने में जो भी सामान बचा था वो सब उसी कमरे में था। मात्र एक पलंग डालने की जगह थी और थोड़े से निकलने भर की जगह। शारदा जी ने उस कमरे में अपना सामान तो रख लिया, लेकिन उस छोटे से कमरे में उनका बड़ा ही दम घुट रहा था, क्योंकि अभी तक तो वो गांव के बड़े बड़े आंगन वाले खुले घर में रही थी। इसलिए उस छोटे से कमरे में उन्हें बड़ी घुटन महसूस हो रही थी। तो बाहर आकर उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, कमरा तो बहुत छोटा है, तुम्हारे घर में इतने सारे कमरे हैं, उन्हीं में से कोई एक कमरा मुझे भी दे दो। वैसे भी वो कमरा घर के इतने पीछे है कि ना तो तुम मुझे दिखाई दोगे और ना ही बहू। अकेले बैठे बैठे वहाँ मुझे घबराहट होगी। इधर किसी भी कमरे में रहूँगी तो तुम सब मुझे अपने सामने दिखाई देते रहोगे।
जिससे मेरा भी मन लगा रहेगा। ये सुनते ही अनिल बोला, माँ, मेरा ऑफिस का काम है, 4 लोगों का घर में आना जाना होता है, कभी किसी के साथ मीटिंग होती है तो कभी किसी के साथ, इसीलिए एक कमरा तो हमने आने जाने वाले लोगों के लिए रखा है। बाकी के कमरे पूजा ने तुम्हें बता ही दिए हैं कि सब भरे हुए हैं, इसलिए अच्छा है कि तुम पीछे वाले कमरे में ही रहो। यह सुनकर शारदा जी को लगा कि काटो तो खून नहीं। कितनी उम्मीद के साथ वो बेटे बहू के साथ शहर आई थी, क्या इसीलिए कि उन्हें परायों की तरह पीछे डाल दिया जाए। कहाँ शहर इस आस में आई थी कि गांव में अकेले उनका मन नहीं लगेगा, और गांव से बेटे बहू भी उन्हें यही कहकर लाए थे कि शहर में वो माँ को अपने साथ रखेंगे। अपने साथ बेटे बहू ने रख तो लिया, लेकिन साथ रहकर भी उन्हें पराया कर दिया। इधर भी वो अकेली रहेगी। शारदा जी बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि वो क्या करें। ना तो गांव में रह सकती है और ना ही शहर में, अब जाए तो जाए कहाँ। खैर, फिर अपने मन को समझाया कि बेटे बहू का ही तो घर है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, या बाद में मैं समझा बुझा कर सब कुछ ठीक कर लूँगी। अभी तो मैं आई हूँ, इतनी जल्दी मुझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस उम्मीद के साथ शारदा जी छोटे कमरे में चली गई। शाम को बहू ने खाने के लिए आवाज़ लगाई तो शारदा जी भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। बहू ने खाने में बहुत ही चटपटा खाना बनाया था और शारदा जी रात के समय हल्का ही खाना खाती थी, चावल तो बिल्कुल भी नहीं। अब बेटे बहू ने पूरे दिन इतनी सारी बातें सुना दी, जिसके वजह से वो खाने को लेकर कोई और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप से सब्जी और चावल खा लिए। लेकिन पूरी रात उनके पेट में गैस बनती रही, जिससे वो ठीक से सो भी नहीं पाई। दूसरे दिन शारदा जी ने बहू से कहा, बहू, रात में भारी खाना खाने की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अब तुम शाम को हल्का फुल्का खाना ही खाया करो और बनाया करो। इतना सुनते ही पूजा भड़क उठी, माँ जी, तुम्हारे चक्कर में हम शाम को मूंग की दाल और लौकी तो नहीं खाने लगेंगे ना। तुम्हारा पेट खराब होता है तो अपने लिए शाम को तुम खुद ही हल्का फुल्का कुछ बना लिया करो। हम लोगों को कोई समस्या नहीं है, और न ही अभी हम बूढ़े हुए हैं, हम तो शाम को भी हेवी खाना खाते हैं। शारदा जी आज फिर बहू की बात सुनकर चुप रह गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटे बहू के घर में नहीं, किसी दूसरे के घर में आई है, जहाँ उन्हें बंधन में रहना पड़ेगा। वो बेटे बहू के साथ हर तरह से एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाती। धीरे धीरे समय निकलता गया। शारदा जी को बेटे बहू के घर आए हुए 2 महीने बीत गए। वो भी बेटे बहू के घर में उन्हीं के हिसाब से रहने लगी। शाम का खाना खुद ही बनाती और अपने छोटे से कमरे में रहती। बेटे बहू जैसे कहते वैसा ही करती, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक टिस थी कि वो बेटे बहू के साथ आकर खुश नहीं है। एक बार बेटे से गांव जाने के लिए कहा तो बेटे ने ये कहकर मना कर दिया कि गांव जाकर क्या करोगी। अब तो गांव का घर, जो टूटा फूटा मकान था, वो भी धंस गया होगा। रहने के लिए एक कमरा ही नहीं है तो उधर जाकर क्या करोगी। और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम उस घर को बनवा दें, इसलिए हमारे साथ ही रहो। और हाँ, कल हमें किसी काम से बाहर जाना है, हम दोनों ही जाएंगे और रात तक आएंगे। दरवाजे वगैरह अच्छे से बंद रखना। दूसरे दिन बेटे बहू अपने काम से निकल गई। रात को 10 बजे तक घर वापस आई तो शारदा जी जब अपना खाना बना रही थी तो अपने साथ साथ बेटे बहू का खाना भी बना लिया कि रात तक बहू थकी हारी आएगी, उनके लिए भी सादा खाना बना देती हूँ, वरना रात में आकर बहू खाना बनाने के लिए परेशान होगी। यही सोचकर उन्होंने बेटे बहू के लिए भी थोड़ी सी सब्जी और रोटी बना दी। रात को बेटे बहू वापस आए तो डाइनिंग टेबल पर
शारदा जी ने सबके लिए खाना परोस दिया, जिसे देखकर बेटे बहू दोनों ही भड़क उठे और बोले, माँ, तुमसे किसने कहा था हमारा ये मरीज वाला खाना बनाने के लिए? हम लोग ये खाना नहीं खाने वाले, पूरे दिन से थक कर आए हैं। त्योरी की सब्जी देखकर मन और खराब हो गया, इसको हटाओ यहाँ से। फिर पूजा अनिल की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, तुम जल्दी से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, आज वही खाकर हमें काम चलाना पड़ेगा। यह सुनकर शारदा जी ने धीरे से कहा, बेटा, तुम लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाते हो। बाहर का ज़्यादा खाना खाने से नुकसान भी होता है। जितना हो सके घर का खाना और सादा खाना खाया करो। महीने में 10 से 15 बार तो तुम लोग बाहर का ही खाते हो, तो ये तुम लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यह सुनकर पूजा गुस्से से बोली, माँ जी, हम पूरे दिन से वैसे ही थके हुए आए हैं, अब अपना लेक्चर देकर हमारा दिमाग और ख़राब मत करो। उठाओ अपना ये सड़ा हुआ सा खाना और जाकर अपने कमरे में खा लो। शारदा जी एक नज़र बेटे की तरफ देखा, जो कि अपने काम में व्यस्त था। फिर उन्होंने अपने खाने की थाली उठाई और कमरे में चली गई, लेकिन उनसे वो खाना नहीं खाया गया। आज शारदा जी की आंखों से आंसू निकल पड़े कि मैं तो बेटे बहू के लिए अच्छा करने की सोचती हूँ और वो दोनों मुझे हमेशा भला बुरा सुना देते हैं। क्या बेटे बहू के बारे में सोचना गलत है? क्या बड़े होने के नाते मेरा उन्हें थोड़ा बहुत रोक टोक करना गलत है? यही सोचते सोचते शारदा जी बिना कुछ खाए ही सो गईं। आधी रात को अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आया। रात में शारदा जी ने रसोई में खाना बनाया था और उसकी खिड़की बंद करना भूल गई थी। तूफान की वजह से खिड़की बहुत तेज दीवार से जा टकराई और उसका शीशा टूट गया। शीशे के टूटने की आवाज़ सुनकर बेटे बहू दोनों ही रसोई में गए। तभी शारदा जी भी घबरा गईं कि इतनी तेज आवाज़ कहाँ से आई है, और वो भी रसोई में आ गई। देखा तो खिड़की का कांच टूटा हुआ था, जिसकी वजह से बेटे बहू दोनों ही भड़कते हुए बोले, माँ, तुम्हें काम करने की बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। इतनी मेहनत करके हमने अपना ये घर बनवाया था, एक एक पैसा जोड़कर, एक एक चीज़ खरीद कर, पर तुम्हें तो इस घर में किसी भी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं। देखो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से किचन की कितनी महंगी खिड़की टूट गई। अब इसके कांच लगवाने में 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास इतना अच्छा घर था और ना ही खिड़की दरवाजे, तो टूटने का डर ही नहीं था। आए दिन घर में कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती हो। दनाते हुए पूजा बोली, अनिल, मैं तो तुम्हारी माँ की हरकतों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। एक काम करूँ, तुम अपनी माँ को गांव ही छोड़ आओ, ये उसी घर में रहने के लायक है। इतना अच्छा घर और अच्छा खाना इनसे हजम नहीं होता। ये उस गांव में टूटे फूटे घर में और बीमारी वाला खाने के ही लायक है। अनिल भी आंखें तरेरते हुए बोला, माँ, कल तुम अपना सामान पैक रखना, मैं कल ही तुम्हें गांव छोड़कर आऊँगा। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें अपने साथ रखने की, लेकिन तुम तो हमारे साथ एडजस्ट ही नहीं हो पा रही हो। बिल्कुल गांव की गवार हो, शहर में रहने की अकल ही नहीं है। पूजा ने तुम्हारे साथ कितना एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम गांव में ही जाकर रहो। यह सुनकर शारदा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, अब मैं गांव में जाकर कैसे रहूंगी? गांव का घर छोड़े हुए तो 2 महीने हो गए हैं। अगर तुम मुझे गांव में छोड़ना ही चाहते हो तो कम से कम एक पक्का कमरा तो बनवा दो, ताकि बारिश के समय मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनते ही बहू चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? हमने अपना इतना महंगा घर बनवाया है, इतने सारे पैसे खर्च किए हैं, पूरी तरह से अभी EMI भी नहीं चुका पाए हैं, और तुम्हें गांव में कमरा बनवाने की पड़ी है। अरे पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो तुम्हारे ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर दें? जैसा है वैसे में जाकर रहो।
हाँ माँ, पूजा सही कह रही है। बेटा भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाकर कमरे में सोने के लिए चला गया। रसोई में खड़ी शारदा जी को ऐसा लग रहा था जैसे ये आंधी तूफान बाहर नहीं, उनके मन के अंदर आए हों। अब शारदा जी के अंदर बेटे बहू का अपमान सहने की हिम्मत नहीं बची थी। इतने दिनों से वो हर बार ये सोचकर चुप रह जाती थी कि बेटे बहू धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन वो तो कुछ समझने के बजाय उन्हें ही उल्टा सीधा सुना देते थे और अपमान भी कर देते। अब बस वो भी इस घर में नहीं रहेगी। उनके गांव का घर जैसा भी है वो उधर ही चली जाएगी। दूसरे दिन अनिल उन्हें गांव छोड़ आया और तुरंत ही टिकट कराकर वापस भी आ गया। आंगन में खड़ी शारदा जी बेटे को जाते हुए एक टक देखती रही कि बेटे ने जाते समय ये भी नहीं कहा कि माँ कुछ पैसे रख लो, घर के आंगन में इतनी बड़ी बड़ी घास खड़ी है, इसकी सफाई के लिए किसी को बुला लेना, घर के राशन पानी के लिए कुछ खरीद लेना। बस चुपचाप शहर के लिए निकल गया। खैर, किस्मत का लेखा जोखा समझकर शारदा जी इसे भी स्वीकार कर लिया कि भगवान ने जितनी जिंदगी दी है उतना तो आराम से जीऊंगी। आज कहीं ना कहीं गांव में आकर शारदा जी एक सुकून की सांस ले रही थी। भले ही उनके घर पर छत ना हो, लेकिन एक आज़ादी थी जो वो महसूस कर रही थी और खुश भी थी। पीछे मुड़कर देखा तो पूरे घर में बहुत बड़ी बड़ी घास खड़ी थी। वो अपने टूटे फूटे घर की साफ सफाई करने में जुट गई। इधर बेटा भी आराम से शहर में रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता तो एक दिन अचानक से अनिल की तबीयत खराब हुई। पूजा उसे अस्पताल लेकर गई तो पता चला कि बाहर का ज़्यादा खाने की वजह से उसका लीवर खराब हो गया है। सारी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि अब आपको बाहर का खाना बंद करना होगा, वरना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर तुमने आज अपने स्वास्थ्य को नहीं संभाला तो आगे तुम्हें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर पूजा घबरा गई। अब वो घर पर सादा खाना बनाने लगी। जिस घिया त्योरी को देखकर वो दोनों नाक मुंह सिकोड़ते थे, आज डॉक्टर के कहने पर उसी को खाने लगे। लेकिन किस्मत को यहाँ तक भी मंजूर नहीं था। अनिल जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से अनिल की नौकरी भी चली गई। अनिल और पूजा ने थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखे थे, जिससे उन्होंने कुछ दिनों तक घर के राशन और दवाइयों का खर्चा चलाया। लेकिन एक समय के बाद उनके बैंक के पैसे भी खर्च हो गए। अब उनके पास कोई जरिया नहीं बचा था और इधर बैंक से नोटिस पर नोटिस आए जा रहे थे। हालांकि इस बीच में अनिल दूसरी नौकरी के लिए जगह जगह अप्लाई कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। अब तो उसके पास पैसों के लाले पड़ गए, घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा था। तभी एक दिन पूजा ने उसे सलाह दी कि अनिल, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसे आने का एक रास्ता है जिससे हम अपने घर की EMI के पैसे भी चुका देंगे और तुम्हें दूसरी नौकरी देखने का भी समय मिल जाएगा। यह सुनकर अनिल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? हमारा घर कोई 10-15 लाख रुपए का नहीं है, पूरा 50 लाख का है, जिसके लिए हमने बहुत सारा लोन लिया है। अगर हम किसी से उधार भी लेंगे तो वो हमें इतना पैसा नहीं देगा। 1-2 लाख की बात होती तो अलग बात थी, पर बड़ा अमाउंट उधारी पर कोई नहीं देता। तभी पूजा मुस्कुराते हुए बोली, अरे अनिल, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। गांव में जो तुम्हारे पिताजी की ज़मीन है वो कब काम आएगी? वैसे भी गांव की ज़मीन पर खेती करने के लिए आप जाते नहीं हो। आज ज़रूरत पड़ी है तो ज़मीन को हम बेच देते हैं और उसी ज़मीन के पैसे से हम अपने घर के लोन को चुका देंगे, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी को वापस से पटरी पर ले आएंगे। ये सुनकर अनिल की आंखों में भी चमक आ गई। अरे पूजा, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई?
लेकिन घर की सारी ज़मीन तो माँ के नाम पर है। तो क्या हुआ? माँ क्या अपने बेटे के लिए ज़मीन नहीं बेच सकती? तुम गांव चलो, माँ को अपनी परिस्थितियाँ बताओगे तो वो तुम्हारी माँ है, ज़मीन बेचकर तुम्हें झट से पैसे दे देगी। फिर क्या था? अनिल और पूजा अगले ही दिन टिकट कराकर गांव पहुंच गए और माँ के उस टूटे फूटे घर को खोजने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जहाँ पर उनका टूटा फूटा घर था वहाँ अब किसी ने पक्का मकान बना दिया था और घर के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा था। उस घर को देखकर अनिल थोड़ा सा परेशान हुआ। फिर आसपास के लोगों से पूछा कि काका, इधर मेरा घर था और मेरी ही ज़मीन थी, तो इस घर पर किसने कब्जा कर लिया है? मैं तो 1 साल पहले अपनी माँ को छोड़कर गया था। तभी राम सिंह जी ने कहा, अरे बेटा, ये तुम्हारी माँ का ही घर है। वो देखो, तुम्हारी माँ दरवाज़ा खोल रही है। ये घर तुम्हारी माँ ने कुछ दिन पहले ही बनवाए हैं। यह सुनकर अनिल और पूजा दोनों ही हैरान हो गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने इतना अच्छा घर कैसे बनवा लिया। उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? खैर, माँ को देखकर दोनों ही घर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुँचे तो अनिल ने कहा, माँ, तुमने ये घर कैसे बनवा लिया? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? और घर बनवाने से पहले मुझे बताया भी नहीं। अरे बेटा, सारी बातें बाहर ही कर लोगे क्या? घर के अंदर तो आओ, फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। शारदा जी दरवाजे को पूरा खोलते हुए बोली। तो जैसे ही पूजा घर के अंदर जाने लगी, तभी शारदा जी ने कहा, अरे बहू, जरा अपनी चप्पल बाहर ही उतार दो। वो क्या है ना, अभी अभी घर की साफ सफाई की हूँ, घर गंदा हो जाएगा। यह सुनकर पूजा अपनी सास का मुंह ताकती रह गई। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अभी उसे सास से ही काम था, क्योंकि ज़मीन सास के ही नाम थी। इसलिए उल्टा सीधा बोलकर वो सास को और नहीं भड़काना चाहती थी। इसलिए चुपचाप चप्पल बाहर उतार दी और अंदर आ गई। अंदर जाकर चारों तरफ घर को निहारने लगी। घर तो सच में बहुत सुंदर बना दिया है। 2 कमरे हैं, एक हॉल है, बड़ा सा आंगन है और एक किचन भी। सुंदर सुंदर गेट और खिड़कियां लगी हैं। जब पूजा पूरे घर को निहार रही थी, तभी शारदा जी ने कहा, बहू देख लो, अब तो मैंने भी अपने घर में महंगे वाले खिड़की दरवाजे लगवा दिए हैं। अब तुम मुझसे ये नहीं कह पाओगी कि मेरे घर में खिड़की दरवाजे नहीं हैं। एक के बाद एक शारदा जी चुन चुन कर अपनी बहू को जवाब दे रही थी और पूजा भी चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। अनिल कुर्सी पर मुंह लटकाए बैठा था। शारदा जी सबके लिए चाय नाश्ता ले आई। चाय नाश्ता करने के बाद पूजा सास को सारी आपबीती सुनाने लगी। माँ जी, आपको पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ। इनकी तबीयत खराब हो गई, बाद में नौकरी भी चली गई। बैंक वालों के नोटिस पर नोटिस आए जा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान होकर हमें घर आना पड़ा। माँ जी, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। बेटे की तबीयत के बारे में सुनकर शारदा जी को बुरा लगा और बोली, बेटा, मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था कि बाहर का खाना कम खाया करो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। लेकिन उस समय तुम लोगों को मेरी टोका टोकी बुरी लगती थी और आज देखो, डॉक्टर ने तुम्हें बाहर का खाना खाने से मना कर दिया। काश तुम लोग पहले ही मेरी बात मान गए होते तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। यह सुनकर अनिल और पूजा दोनों ही जमीन की तरफ नज़र गड़ाए बैठे रहे। तभी अनिल बोला, माँ, अब इन सारी चीज़ों से निकलने का एक ही तरीका है कि गांव में आपके पास जो भी ज़मीन है उसको बेच दिया जाए और उसी से बैंक का लोन चुका दिया जाए। जब हमारे हाथ में पैसे रहेंगे तो हमें भी दूसरी जॉब ढूंढने के लिए समय मिल जाएगा, आराम से खर्चा निकाल लेंगे। तभी शारदा जी ने कहा, बेटा, कौन सी ज़मीन की बात कर रहे हो? उस ज़मीन का एक हिस्सा तो मैंने पहले ही बेच दिया है, उसी से तो मैंने ये घर बनवाया है और आधी ज़मीन जो बची है
उसे मैं अपने खर्चे के लिए रखूँगी। अगर वो बेचकर तुम्हें दे दूँगी तो मैं अपने खर्च कैसे चलाऊँगी? और ज़िंदगी किसने देखी है? बुढ़ापा कितना लंबा होगा, तो मुझे भी बुढ़ापे पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी बेटा, मैंने तुम्हें देख लिया है। जब तुम पिछली बार मुझे छोड़ने आए थे तो परायों की तरह घास फूस वाले टूटे फूटे घर में छोड़कर चले गए थे। ये तक भी नहीं पूछा कि माँ तुम्हारे पास पैसे हैं कि नहीं, तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए सामान है या नहीं, क्या खाओगी, कहाँ रहोगी, कुछ भी नहीं पूछा। बस घर के अंदर छोड़कर तुरंत चले गए। इसलिए बेटा, बची हुई ज़मीन तो मैं नहीं बेचने वाली हूँ, वही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। क्योंकि आज के समय में मैंने देख लिया है कि औलाद से ज़्यादा सहारा तो संपत्ति का होता है। अगर संपत्ति पास है तो हम किसी भी तरह से अपना बुढ़ापा काट लेंगे, लेकिन अगर बेटे बहू पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएंगे तो बुढ़ापा बहुत ही कष्टदायी होगा। इसलिए मैं उस ज़मीन को बेचकर अब तुम दोनों पर आश्रित नहीं होना चाहती। और वैसे भी मैंने तुम लोगों के साथ भी रहकर देख लिया है, साथ रहकर भी तुम लोगों ने मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार किया। इसलिए मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचने वाली। शारदा जी ने बहुत ही साफ शब्दों में ज़मीन बेचने से इनकार कर दिया और बोली, बेटा, मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मुझे भी अपना बुढ़ापा देखना है। अगर आज तुम्हारे मुँह में आकर मैं तुम्हारे लिए ये बेच भी दूंगी तो कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, कैसे रहूंगी? माँ, तुम हमारे साथ शहर चलकर रहना, अनिल ने कहा। तो ये सुनकर शारदा जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बेटा, कौन सा शहर और कौन सा घर? तुम अपने इतने बड़े घर में मुझे एक कमरा भी नहीं दे पाई। नौकरानियों की तरह रखते थे मुझे, अब दोबारा मुझे उस घर में नहीं जाना। शारदा जी का दो टूक जवाब सुनकर बहू गुस्से में भड़क गई और बोली, माँ जी, तुमने घर की ज़मीन किससे पूछकर बेची है? एक बार अपने बेटे से पूछना तो चाहिए था ना। अनिल भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ माँ, तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुमने ज़मीन को क्यों बेचा? तो शारदा जी कड़क आवाज़ में बोली, मेरी ज़मीन थी इसलिए बेच दी। और तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? क्या तुमने शहर में अपना घर बनाया तो क्या मुझसे पूछकर बनाया था? और वैसे भी मुझे ज़रूरत थी, घर में ना तो रहने के लिए कमरा था और ना ही सामान, तो फिर मेरे सामने ज़मीन बेचने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। सो ज़मीन बेच दी और अपने बुढ़ापे को सुधार लिया। बची हुई ज़मीन मैं अपने लिए रखूँगी। शारदा जी की बात सुनकर अनिल और पूजा कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि जैसा व्यवहार उन्होंने अपनी माँ के साथ किया था, आज भगवान ने उन्हें सुध समेत वापस कर दिया। अब उनके पास वहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए चुपचाप उठकर वहाँ से जाने लगे। तो शारदा जी ने उन्हें रोका और अंदर जाकर 2 लाख रुपए लाकर बेटे के हाथ में रखते हुए बोली, बेटा, इन पैसों से तुम अपना इलाज करा लेना, क्योंकि माँ का दिल अपने बेटे के लिए कभी भी दुखी होते हुए नहीं देख सकता। ये पैसे जो मैंने ज़मीन बेची थी, कुछ तो घर बनाने में खर्च हो गई, कुछ पैसे मेरे पास बचे हुए थे। वैसे तो मैं इन पैसों की FD करने का सोच रही थी ताकि ब्याज आता रहेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास खेती के पैसे आते रहेंगे। तुम इन पैसों से अपना अच्छे से इलाज करा लो। ये सुनकर अनिल शर्म से पानी पानी हो गया। वो नज़रें उठाकर अपनी माँ को देख भी नहीं पा रहा था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने माँ के साथ कितना गलत व्यवहार किया, अपने घर ले जाकर कितना अपमान किया, और फिर भी आज ज़रूरत पड़ने पर माँ ने उसे 2 लाख रुपए हाथ में दे दिए। ये देखकर उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वो माँ से माफ़ी मांगने लगा। तो शारदा जी ने कहा, बेटा, ये पैसे मैंने माँ होने के नाते दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि माँ बाप को दुख देने वाले को तो भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता।
मैं तो फिर भी इंसान हूँ, इसलिए अब जाओ और अच्छे से अपना इलाज कराओ बेटा। यह सुनकर बेटे बहू दोनों अपना सा मुँह लेकर वहाँ से निकल गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।